Hello, class 8. Very warm welcome to all of you. Today we are going to start the fourth chapter of your 8th class chemistry, atomic structure. इसके पहले थर्ड चैप्टर हम कवर कर चुके हैं. फोर्थ चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं. आई हैव लेफ्ट आउट दी फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर. उनको मैं बाद में करूँगी क्योंकि मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये अभी आपके ज़्यादा डिटेल्ड हैं और ऐसी चीज़ें हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी हैं, है ना. बाकी जो फर्स्ट टू हैं वो आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो लोअर क्लासेस में. तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक्स पता चलेंगे एक एटम के स्ट्रक्चर की. एटम क्या होता है, कैसे बनता है, उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्योंकि यही चीज़ें आप 9th क्लास में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो यही चैप्टर एज सच 9th क्लास में कैरी होता है. उसमें बस ये क्या होता है कि काफ़ी सारे एडिशंस हो जाते हैं, डिलीशन कुछ नहीं होता. सेम चैप्टर है, उसमें बहुत सारे एडिशन हो जाते हैं 9th क्लास स्टैंडर्ड के लेवल के. एंड 10th क्लास में भी आपको इसकी नॉलेज बेसिक चाहिए ही चाहिए. इसके बिना आपकी बॉन्डिंग नहीं हो सकती, जो बॉन्डिंग चैप्टर है. ठीक है. तो यहाँ पे आईसीएससी का क्या काफ़ी सारे बोर्ड्स ऐसे करते हैं कि एक बेसिक चैप्टर को 2-3 क्लासेस में पढ़ा देते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा डिटेल करते जाते हैं. तो स्टूडेंट्स जब तक हायर क्लास में पहुंचते हैं उनके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं. तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये 9th में बहुत डिटेल में आने वाला है एंड अगेन 10th में इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू. तो अब हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर. उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए, पसंद आए, आपको ये लगे कि हाँ दिस इज़ बीइंग यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज़ डू गिव अ थम्स अप टू द वीडियो, है ना. लाइक करिए वीडियो को जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ स्टूडेंट्स को कंटेंट पसंद आ रहा है. एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम से आपको समझ में आ गया कि एटम के स्ट्रक्चर की बात हो रही है. हमें ये पता है कि जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं नॉन लिविंग, वो सब चीज़ें क्या है, एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बनी हैं. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स, द फंडामेंटल ब्लॉक्स ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस. जो मैटर है, जितना भी मैटर है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. अब एटम्स के भी बहुत सारे सब पार्टिकल्स होते हैं, वो कैसे डिस्कवर हुए, क्या क्या होते हैं, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं. हमें हमारे आसपास बहुत तरीके की चीज़ें दिखती हैं. मैटर बहुत, आपने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी है ना, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस. तो वो मैटर की डिफरेंट स्टेट्स हैं. तो जितनी भी स्टेट्स हैं दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. पहले जब हम हज़ारों साल पहले की बात करें तो इट वॉज थॉट दैट एटम्स आर इनडिविजिबल. ऐसा समझा जाता था क्योंकि उस समय मैं ये तो नहीं कहूँगी कि साइंस एडवांस नहीं था. हज़ारों साल पहले तो साइंस एडवांस था, देन वी लॉस्ट इट, है ना. हमारे जो पूर्वज है, आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दिस थिंग कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे दे हैड ग्रेट इन डेप्थ नॉलेज ऑफ साइंस एंड मेडिसिन एंड एस्ट्रोलॉजी, एवरी सच थिंग. दे हैड वेरी ग्रेट इन डेप्थ नॉलेज, बट टाइम के हिसाब से वी लॉस्ट इट. वो जो सिविलाइजेशन थी वो ख़त्म हो गई एंड वी लॉस्ट इट. एंड नाउ वी आर रीगेनिंग दैट नॉलेज. स्टिल अभी हमारा लेवल बहुत कम है, बहुत कम नॉलेज हम अटेन कर पाए हैं. तो एनी हाउ, अर्लियर इट वॉज थॉट दैट एटम्स आर इनडिविजिबल, बट नाउ वी नो दैट एटम्स आर डिविजिबल एंड हैव स्मॉलर पार्टिकल्स इन देम. ये हम बात कर रहे हैं मतलब विद इन अभी जो हमारा मॉडर्न पीरियड चल रहा है उसी की बात करें कि 1000-2000 साल पहले ये सोचा जाता था कि भाई एटम्स जो हैं, या 100 साल पहले या 200 साल पहले ये सोचा जाता था कि एटम्स जो हैं वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, they cannot be broken down further, so they are the smallest particle of matter, ऐसा समझा जाता था. लेकिन अभी हमें पता है कि एटम्स के बहुत सारे सब पार्टिकल्स होते हैं. मोर देन 200 सब पार्टिकल्स आर नोन टुडे. अभी अभी हम जो आपके लेवल पे जो पढ़ने वाले हैं कि 3 ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ेंगे हम. दे आर दी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नेगेटिव, प्रोटॉन इज पी पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन इज एन जीरो. मतलब ई नेगेटिव का मतलब माइनस नेगेटिव चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे, एक नेगेटिव चार्ज है. पी पॉजिटिव मतलब एक प्रोटॉन पे 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, यूनिट चार्ज. और एन जीरो है, इसका मतलब जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है. ओके, ना अब थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं. महर्षि कन्नड़ के बारे में बात हो रही है.
हम ये कहते हैं कि हमारे जो इंडियंस थे, इंडियन फिलोसफर्स थे, वो बड़े नॉलेजेबल थे, है ना। मैं तो और पहले की बात करती कि वी लॉस्ट इट, लेकिन अभी हम बात करें कि इसी एरा की, तो हमारे इंडियन फिलोसफर्स दे हैड ग्रेट अमाउंट ऑफ नॉलेज, बहुत नॉलेजेबल थे लोग। एंड इंडिया में एंड इजिप्ट में एंड ग्रीस में ये साइंस इन एरियाज में बहुत डेवलप था। तो इन एंशियंट टाइम्स इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स वर क्यूरियस टू नो अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। तो महर्षि कन्नड़ हमारे ग्रेट इंडियन फिलोसोफर थे। अकॉर्डिंग टू हिम व्हेन वी कीप ऑन डिवाइडिंग मैटर, महर्षि कन्नड़ ने क्या बोला कि हम एक मैटर, मतलब एक किसी पार्टिकल के मैटर का पार्टिकल ले लीजिए, उसको कीप ऑन डिवाइडिंग, उसको छोटा से छोटा से छोटा उसका टुकड़े करते जाइए, आप उसको सब डिवाइड करते जाइए, तो आपको जो सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा वो ऐसा होगा जिसको कि हम और डिवाइड नहीं कर सकते। और उन्होंने, महर्षि कन्नड़ ने उस पार्टिकल का नाम रखा परमाणु। उन्होंने उसको क्या नाम दिया? परमाणु। हिंदी में मैं लिख देती हूँ, ठीक है। दिस इज परमाणु, जो हम परमाणु बम बोलते हैं ना, अटोमिक बॉम्ब। सो ही नेम्ड इट परमाणु। Param means ultimate and Anu means particle. So he named that particle as Parmanu. So he realized, yeah, rather we can say that according to him, the smallest particle of matter was a Parmanu, which was the Paramanu, the ultimate particle of matter. परमाणु, ठीक है। अब उसी समय, या ये तो हमारे इंडिया में चल रहा था, उसी समय ग्रीस में ग्रीक फिलोसफर्स जो थे, कुछ दो और फिलोसफर की बात हो रही है यहाँ पे, डेमोक्रिटस एंड लियोपस, ये क्या कर रहे थे, इनके दिमाग में भी सेम आइडिया आया। हो सकता है ना कि दुनिया में अलग अलग लोग सेम चीज़ पर रिसर्च करें, दे कैन हैव द सेम आइडिया। सो हाउएवर, उन्होंने जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम दिया, मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया एटम, कमिंग फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटमोस विच मीन्स इनडिविजिबल। ग्रीक वर्ड है एटमोस, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। उसके बेसिस पे उन्होंने स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर को नाम दिया एटम। नाउ ये सब हुआ 2000 साल पहले, तकरीबन 2000 साल पहले। उसके बाद ऑलमोस्ट आफ्टर 2 मिलेनिया, इन सब चीज़ों के 2000 साल बाद, तकरीबन लगभग ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स बाद, जॉन डाल्टन, एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। अब जॉन डाल्टन जो थे वो इंग्लैंड में रहते थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे। ये जॉन डाल्टन की पिक है। जॉन डाल्टन ने 1808 में ही गेव अ थ्योरी रिगार्डिंग नेचर ऑफ मैटर, इट इज कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आज की डेट में ये थ्योरी इट इज़ इनवैलिड, इट नो लॉन्गर स्टैंड्स ट्रू। ये सही नहीं है, हमें पता है कि अब ये इनके जो पोस्टुलेट्स है वो सही नहीं है। लेकिन अच्छा, चिल्ड्रन, बहुत बार बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि जब ये थ्योरी सारी इनवैलिड है, ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, देन व्हाई डू वी हैव टू लर्न देम, है ना। आपके दिमाग में भी चीज़ें आती ना कि जो पुरानी चीज़ें हो चुकी, जब उनका कोई मतलब ही नहीं है तो हमें उनको लर्न क्यों करना है। ऐसे ही जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, उसमें भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो स्टूडेंट्स मेरे से कई बार पूछते हैं कि मैम फिर पढ़ना क्यों है, जब ये सारी डिस्कार्ड हो चुकी हैं, दे आर वेस्ट। मैं जब छोटी थी हम भी ये सोचते थे ना, बट नाउ आई रियलाइज़ कि हमें ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें हर चीज़ का ना बेसिक स्टेप्स पता होने चाहिए कि कैसे कौन सी चीज़ डिराइव हुई। उससे क्या होता है कि एक तो हमें उस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता चलती है कि हाँ ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमें ये पढ़नी है। इनका एक स्टेप्स है कि इन इन स्टेप्स के थ्रू ये चीज़ें डिराइव हुई। तो आपको हिस्ट्री पढ़नी इसलिए ज़रूरी है ताकि आप भी आगे चल के, देखिए अभी आप बहुत छोटे हैं, वी डोंट नो व्हाट आर यू गोइंग टू बी इन फ्यूचर। तो आप जो भी अपनी करियर की लाइन चूज़ करें, उसके लिए चूज़ करने से पहले आपको बाकी सारे करियर्स के बारे में सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए, तभी तो आप बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। अगर आपको सारे ऑप्शन पता नहीं होंगे, जो सामने वही चूज़ कर लोगे, तो ऑप्शन सारे आपको क्लियर होने चाहिए। तो ये बेसिक्स, थोड़ी सी स्टेप्स पता होने चाहिए कि क्या कौन सी चीज़ कैसे डिराइव होती है, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एनी हाउ, द मेन फीचर्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आर एज फॉलोज। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी मैटर की, और उन्होंने क्या क्या बोला, उनके क्या पोस्टुलेट्स थे वो हम देखते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या क्या बोला, उन्होंने बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ extremely small and indivisible particles called atoms। उन्होंने बोला जितना भी मैटर है हमारे सराउंडिंग में, इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मतलब ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि डिवाइड नहीं हो सकते। आज की डेट में हमें पता है कि येस, दे एटम्स आर वेरी मच डिविजिबल, दे कैन फर्दर बी ब्रोकन अप इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अच्छा, यहाँ पे ना क्वेश्चंस बनते हैं
एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि आप डायरेक्ट डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के फीचर्स लिख दीजिए, पोस्टुलेट्स। इनको फीचर्स भी बोलते हैं, इनको हम पोस्टुलेट्स भी बोलते हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये 6 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स बताइए, और ये बताइए कि आज के सिनेरियो में, करंट सिनेरियो में, हाउ डू दे स्टैंड ट्रू, क्या वो सच है, या हाउ डू दे नॉट स्टैंड ट्रू, या हाउ आर दे नॉट करेक्ट इन टूडेज सिनेरियो। तो आप ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हमें पता है कि आज के इंडिविजिबल पार्टिकल्स, इंडिविजिबल नहीं है एटम, इट हैज़ गॉट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, हमें ये आज की डेट में पता है। तो ये जब आप थ्योरी लर्न करें तो इसको बोथ वेज लर्न करें, मतलब डाल्टन का पॉइंट भी लर्न करिए, और कन्वर्स आज की डेट में, आज के सिनेरियो में वो सही नहीं है, क्यों सही नहीं है, वो वाली चीज़ भी आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इज इट पॉसिबल? इज इट ट्रू? आज की डेट में हमें पता है कि हम एटम को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, इट कैन बी ब्रोकन अप एंड इट कैन बी रीफॉर्म्ड, है ना। रेडियो एक्टिविटी यही तो चीज़ है कि छोटे से छोटे छोटे एटम्स को, मतलब छोटे न्यूक्लियस जिनके होते हैं, उन एटम्स को कंबाइन करके हम बड़ा एटम बना सकते हैं, और एक बड़े एटम को ब्रेक करके छोटे एटम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? All the atoms of a particular element are identical. They have the same size, mass, density and chemical properties. All the atoms of a particular element are identical. सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं क्या एक एलिमेंट के? उनका साइज सेम होता है, मास सेम होता है, डेंसिटी सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ प्ले में आती है, एक नया फैक्टर आता है। ये वर्ड आपने शायद सुना होगा, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये अभी मैंने समझाया नहीं है, आगे आप पढ़ेंगे, फिर भी मैं डेफिनेशन बता रही हूँ। मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो इसका मतलब मास नंबर डिफर कर रहा है, एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर करते हैं। तो आइसोटोप्स जो हैं, आइसोटोप्स में मास नंबर डिफरेंट होता है। सो इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी आ गई इस पॉइंट में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन साइज, मास, डेंसिटी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी हमने बात की आइसोटोप्स की कि एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, पता है आपको? 1H1, 1H2, 1H3। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स का नाम है। प्रोटियम ये होता है 1H1, फिर होता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम होता है 1H2, और तीसरा होता है ट्राइटियम, ट्राइटियम होता है 1H3। मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर चेंज हो रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं। ओके, तो अब फोर्थ पॉइंट क्या है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन साइज, मास, डेंसिटी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनके सारे ये फीचर्स डिफरेंट होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, डेंसिटी डिफरेंट होती है, साइज डिफरेंट होता है, मास डिफरेंट होता है। तो ये बात तो सही है। समटाइम्स दे कैन हैव सिमिलर मासेस एंड सिमिलर साइज, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। नेक्स्ट, atoms of an element combine with the atoms of other elements to form molecules of compounds. Atoms of an element combine with atoms of the same element or different element to form compounds. ये दोनों चीज़ हो सकती है, इन्होंने सिर्फ एक चीज़ बोली है, दोनों हो सकती हैं। जैसे अब H प्लस H है, ये सेम एलिमेंट के एटम्स हैं, ये कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। O प्लस O है, O2 का मॉलिक्यूल बनता है। N प्लस N है, N2 का मॉलिक्यूल बनता है। मतलब सिमिलर एटम्स है, सेम एटम्स है, सेम एलिमेंट के एटम्स है, दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। और दूसरे तो बनाते हैं, जैसे कि आपका H प्लस O क्या बन गया? H2O, है ना। C प्लस O2 क्या बन गया? CO2। सिंपल बेसिक एग्जाम्पल दे रही हूँ। H प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 कर लीजिए तो क्या बन गया? HCl, 2HCl, है ना। ये हो गया।
नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, कि एटम्स जो हैं वो एक एलिमेंट का सबसे छोटा यूनिट है जो कि एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स हो गए, ये आप याद रखिएगा, इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता है कि एटम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ई नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, पी पॉजिटिव होता है प्रोटॉन और एन न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन। These particles are called subatomic particles or the fundamental particles of an atom. दोबारा लिख लीजिए इनको, अगर आपको याद ना रहे तो साथ के साथ लिखते रहेंगे तो आपको याद रहेगा हमेशा। ठीक है, ये हो गया। नाउ हाउ डू वी नो दैट सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट। अब ये कह रहे हैं कि इतनी सारी कहानी तो हो गई, अब आपको ये कैसे पता कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एग्जिस्टेंस में है यहाँ पे, वो कैसे पता चला? तो उसके लिए क्योंकि एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इसके लिए बहुत सारी रिसर्च की गई, साइंटिस्ट ने बहुत सारी रिसर्च की एंड उनको तब समझ में आया कि हाँ क्या क्या हो सकता है। एटम न्यूट्रल होता है लेकिन उसमें कभी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कभी नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो वो चार्ज कहाँ से आता है उसके ऊपर? तो इसका मतलब साइंटिस्ट ने सोचा कि चार्ज आ रहा है तो कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, तभी तो चार्ज शो हो रहा है। तो वो उस पर फिर उन्होंने फर्दर वर्क किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। अच्छा, साइंस में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो बहुत बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तब उनका रिजल्ट मिलता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी एक फील्ड में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तभी आपको रिजल्ट मिलता है, तभी सक्सेस मिलती है। ऐसे ऊपर ऊपर से काम करने से कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलती है किसी फील्ड में। हर चीज़ में ये एप्लीकेबल है। आप पढ़ाई करें, आप इन डेप्थ पढ़ाई करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, तो देखो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। और अगर आप ऊपर ऊपर से सोचोगे नहीं सिर्फ मैम ने काम दिया बस ये करना है, यानी हाँ कर लिया और छोड़ दिया, तो फिर उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो अब एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट कैन गेन अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दिस इंडिकेट्स दैट एन एटम कंटेन्स टाइनी पार्टिकल्स दैट कैरी ईदर अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव चार्ज। अब लेकिन पॉजिटिव चार्ज है तो फिर एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, लेकिन वो न्यूट्रल है, इसका मतलब दोनों तरह के पार्टिकल प्रेजेंट है उसके अंदर, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस दीज चार्जेस बैलेंस ईच अदर एंड मेक द एटम न्यूट्रल, बैलेंस आउट कर देते हैं एक दूसरे को। इसका मतलब एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी तो वो बैलेंस आउट होगा। अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो फिर एटम जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर एटम पे चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए या नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो फिर हम उसको एटम नहीं बोलते, हम उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एन आयन, वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज ये कोई एटम है, एग्जाम्पल ले लो आप, ए ले लो, ये कोई एटम है, ठीक है, इसने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन हो गया, तो ये क्या बन गया? ए नेगेटिव, तो ये बन गया अब एक आयन, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बन गया। अब ये एटम नहीं रहा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कोई है एटम है बी, बी ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये क्या बन गया? बी पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका मतलब एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया ना। सपोज इस बी के पास 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जिसने लूज कर दिया तो 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे और 10 प्रोटॉन्स बचे, तो एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया ना। दैट इज़ वाई इट हैज़ बिकम बी पॉजिटिव। आप ये ध्यान रखिएगा कि हमारे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं, मतलब कि न्यूक्लियस कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता, प्रोटॉन्स कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते। तो जो भी ट्रांसफ़र होता है ना केमिकल रिएक्शंस में वो इलेक्ट्रॉन्स का होता है, या तो इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन गेन की, सॉरी यहाँ पे गेन किया है, यहाँ पे एडिशन हुआ है, तो या तो इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं और केमिकल रिएक्शंस बनते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं चाह रही थी कि मैं आपको इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ाऊँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं ना। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम सेपरेट लेक्चर में ही लेंगे क्योंकि फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा।
ओके तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप पढ़िए। ये बिल्कुल बेसिक सा ही मैंने बताया, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गई हूँ मैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन करेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़िए एंड डू टेल मी इफ़ यू फेस एनी इश्यूज़। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपको समझ में आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। ओके, टेक केयर।